हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की अपनी क्लास रहने वाली है मैथ्स पेडागोजी क्लास। यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं 20 क्वेश्चंस और सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि हम लोग वही क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जाम में अब तक कई बार बन चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है इन क्वेश्चनों की। तो जितने भी लोग इस समय क्लास में जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सीटेट से संबंधित सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं और लगातार जब तक एग्जाम नहीं होता जब तक करवा जाएंगे आपको। साथ साथ में आपको थ्योरी की भी क्लासें मिलती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण है। इसका अर्थ है, आपको ये बताना है कि इसका क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है बहुत सारी गणित जानना। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर गणित को बच्चे के जीवन के अनुभवों और तर्क का हिस्सा बनाना। ऑप्शन नंबर सी है बच्चे को सूत्रों को याद करने में सक्षम बनाना। और ऑप्शन नंबर डी है बच्चों को गणित की समस्याओं को जल्दी हल करने के काबिल बनाना। तो आपको यहाँ पर बताना क्या है, गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण है। इसका क्या अर्थ है आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो क्या ऑप्शन नंबर ए आपको सही लग रहा है, बहुत सारी गणित जानना? नहीं, बहुत सारी गणित जानने से क्या मतलब है, क्या आप इसको रट्टा मरवा देंगे गणित का? नहीं। ऑप्शन नंबर बी है गणित को बच्चे के जीवन के अनुभवों और तर्क का हिस्सा बनाना। ये आपका हो सकता है ऑप्शन नंबर बी, लेकिन आगे भी हमें देखना है। सी देखते हैं, लिखा है बच्चों को सूत्र को याद करने में सक्षम बनाना। तो हमें पता है कि एनसीएफ हो चाहे आपका एनईपी हो, कहीं पर भी याद करने पर जोर नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका नहीं सही होगा। यहाँ पर डी लिखा है बच्चों को गणित की समस्याओं को जल्दी हल करने के काबिल बनाना। तो आपका ये भी हो जाएगा गलत। तो आपका सही कौन सा हो गया, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों और तर्क का हिस्सा बनाना, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसको पढ़िए और इसका आंसर कर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा है। एक शिक्षक ने कक्षा में आधा यानी कि 1/2 की अवधारणा पेश करने के लिए विभिन्न ठोस पदार्थों का उपयोग किया। वह ईएलपीएस रणनीति के किस चरण का पालन कर रहा है? ईएलपीएस आपका ये लिखा है अनुभव, भाषा, चित्र, प्रतीक। तो बताइए इनमें से किस चरण का पालन कर रहा है? एक बटे दो की यानी कि कोई चीज़ उसके पास में है, वो उसको आधा दिखाना चाह रहा है बच्चों को। पेश करने के लिए विभिन्न ठोस पदार्थों का उपयोग किया। वह अनुभव, भाषा, चित्र, प्रतीक रणनीति के किस चरण का पालन कर रहा है? तो क्या वह अनुभव का पालन करेगा, भाषा का करेगा, चित्र का, या फिर प्रतीक का? यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस, यानी अनुभव हो जाएगा यहाँ पर आपका। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। इसको पढ़िए और बताइए इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन लिखा है वैन हिले के ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर बच्चा यह समझने में सक्षम होता है कि सभी वर्ग आयत हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हैं? फटाफट आप लोगों को बताना है, बच्चा यह समझने में कब सक्षम होता है कि सभी वर्ग आयत हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हैं? पहला ऑप्शन लिखा है स्तर 0, दूसरा ऑप्शन है स्तर 1, तीसरा है स्तर 2 और चौथा ऑप्शन है स्तर 3। यानी कि दृश्यीकरण लिखा है, विश्लेषण है, अनौपचारिक निगमन है और औपचारिक निगमन है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा स्तर 2 अनौपचारिक निगमन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है गणितीय खेल और पहेलियाँ गणित शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे बच्चों को कक्षा में व्यस्त रखते हैं। दूसरा ऑप्शन लिखा है गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और रुचि को बढ़ावा देते हैं। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक का कार्यभार कम करते हैं। चौथा ऑप्शन है केवल उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वालों के लिए होते हैं। तो जब से हम अपनी क्लासें आपको करवा रहे हैं तब से बता रहे हैं केवल वाला आंसर सिर्फ नेगेटिव अगर क्वेश्चन है तभी सही होगा, अन्यथा नहीं होगा। यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए लिखा है केवल उच्च, तो ये आपका हो गया कट। पहला ऑप्शन लिखा है बच्चों को कक्षा में व्यस्त रखते हैं, नहीं, व्यस्त रखने वाला यहाँ पर कोई अर्थ नहीं होगा। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा, गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और रुचि को बढ़ावा देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर शिक्षक का कार्यभार कम करते हैं, ये भी आपका हो जाएगा गलत।
गणितीय खेल और पहेलियाँ क्या करते हैं? गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और रुचि को बढ़ावा देते हैं। बच्चे जब खेलते हैं गणित की पहेलियों के साथ में तो खेल खेल में वो क्या मैथ को भी सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र 0.50 को 0.5 से बड़ा बताता है। इस भ्रांति का सबसे संभावित कारण क्या है? आपको ये बताना है। बच्चे को गिनती नहीं आती हैं, दशमलव संख्याओं के साथ पूर्ण संख्याओं के गुणों का अति सामान्यीकरण कर रहा है, वह लापरवाह है, उसे शून्य का ज्ञान नहीं है। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर कोई बच्चा 0.50 को 0.5 से बड़ा बताता है तो इस भ्रांति का सबसे संभावित कारण क्या रहने वाला है? क्या बच्चे को गिनती नहीं आती हैं? नहीं, तो आपका ये हो जाएगा गलत। दशमलव संख्याओं के साथ पूर्ण संख्याओं के गुणों का अति सामान्यीकरण कर रहा है बच्चा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। सी लिखा है वह लापरवाह है, नहीं, उसे शून्य का ज्ञान नहीं, तो ऐसा भी नहीं है। तो वो कर क्या रहा है? दशमलव संख्याओं के साथ में पूर्ण संख्याओं के गुणों का अति सामान्यीकरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गणितीय अन्वेषण को बढ़ावा देता है? पहला ऑप्शन है ब्लैक बोर्ड से प्रश्नों को कॉपी करना। दूसरा ऑप्शन है छात्रों को विभिन्न आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल के बीच संबंध खोजने के लिए कहना। फिर तीसरा ऑप्शन है पहाड़े याद कराना या फिर करना। चौथा ऑप्शन है सूत्रों को बार बार लिखना। तो बताना क्या है? गणितीय अन्वेषण को बढ़ावा देता है। इनमें से कौन सा कार्य ऐसा है जो गणितीय अन्वेषण को बढ़ावा दे रहा है? बताइए आप लोग। क्या ब्लैक बोर्ड से प्रश्नों को कॉपी पर उतारना या फिर करना ये सही है? नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही नहीं है। बी लिखा है छात्रों को विभिन्न आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल के बीच संबंध खोजने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। सी लिखा था पहाड़े याद करना, ये गलत है। चौथा लिखा था सूत्र को बार बार लिखना, ये भी गलत है। तो उम्मीद है आप लोगों के 6 में से 4 या 5 क्वेश्चन अभी तक सही निकले होंगे। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए सभी लोग। चैनल पर पहली बार जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन लिखा है प्राथमिक स्तर पर स्थानिक समझ विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है? इन चारों में से आपको ये बताना है। फटाफट आंसर करिए सभी लोग। पहला ऑप्शन लिखा है संख्याओं को क्रम में लिखना। दूसरा ऑप्शन है अपने घर का मानचित्र बनाना और सापेक्षिक स्थिति दर्शाना। आंसर लिखा है बड़ी संख्याओं का जोड़ करना। चौथा ऑप्शन है परिभाषाओं को याद करना। तो बताइए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपने घर का मानचित्र बनाना और सापेक्षिक स्थिति दर्शाना। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर बड़ी संख्याओं का जोड़ करना, परिभाषाओं को याद करना, रटना, ये सब क्या होते हैं? आपके चले जाते हैं नेगेटिव आंसर में, इसीलिए ये सब सही नहीं होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है गणित में समस्या समाधान रणनीति का मुख्य चरण कौन सा है? समस्या समाधान रणनीति का मुख्य चरण कौन सा है? पहला ऑप्शन है समस्याओं को समझना, योजना बनाना, योजना लागू करना और पुनरावलोकन करना। दूसरा ऑप्शन है केवल उत्तर की जांच करना। केवल वाला तो गलत होता है, समस्याओं को छोड़ देना ये भी गलत है, बिना समझे सूत्र लगा देना ये भी गलत हो गया। तो सही कौन सा है? समस्या को सबसे पहले आपको समझना है, फिर योजना बनाना है, फिर योजना को लागू करना है और फिर लास्ट में क्या करना है? पुनरावलोकन करना है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है गणितीय संप्रेषण का अर्थ क्या है? यानी कि मैथमेटिकल कम्युनिकेशन का अर्थ आपसे पूछा गया है क्या है? पहला ऑप्शन लिखा है गणितीय विचार को व्यवस्थित, संचित और व्यक्त करने की क्षमता। दूसरा ऑप्शन है गणित की परीक्षा में बहुत अधिक बोलना। उसके बाद देखिए सूत्रों को जल्दी जल्दी पढ़ना, दूसरे के काम की नकल करना। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? गणितीय संप्रेषण का अर्थ है गणितीय विचार को व्यवस्थित, संचित और व्यक्त करने की क्षमता, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। बी लिखा था गणित की परीक्षा में बहुत अधिक बोलना, तो इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, गलत है। उसके बाद है सूत्रों को जल्दी जल्दी पढ़ना, ये भी आपका गलत है, जल्दी जल्दी पढ़ना। और लास्ट में लिखा दूसरों की नकल करना, ये सब निगेटिव आंसर है आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन
गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है, यानी कि निगेटिव है क्वेश्चन, तो निगेटिव ही आंसर यहाँ पर आपको देना है। पहला ऑप्शन है गणित तार्किक है, बिल्कुल, यानी ये सही है, आपका हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन है गणित पदानुक्रमिक है यहाँ पर, तो आपका ये भी सही है। गणित जो होती है वो क्या होती है, पदानुक्रमिक होती है। तीसरा ऑप्शन है गणित की अपनी भाषा और संकेत हैं, तो ये भी आपका सही, ये भी नहीं हो सकता है। यानी निगेटिव क्वेश्चन जहाँ पे नहीं है वहाँ पर निगेटिव ही आंसर होगा। चौथा ऑप्शन लिखा था गणित केवल गणनाओं का विज्ञान है, तो ये आपका हो गया यहाँ पर सही। जो नहीं है यानी कि सही नहीं पूछा है, तो जो गलत है वही यहाँ पर सही होगा, क्योंकि निगेटिव क्वेश्चन है तो निगेटिव आंसर होगा। गणित केवल गणनाओं का विज्ञान है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कक्षा 3 के एक छात्र को 405 लिखने के लिए कहा गया, उसने लिखा है 45, यह क्या दर्शाता है। कक्षा 3 का एक छात्र है, उसको 405 लिखने को कहा गया तो उसने 45 लिखा, तो यह क्या दर्शा रहा है। छात्र को संख्याएं नहीं पता हैं, या फिर स्थानीय मान की समझ विकसित नहीं हुई है, छात्र को शून्य लिखना नहीं आता है, या केवल एक लिखने की गलती है। तो केवल वाला तो आपका पहले ही गलत हो गया, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव आंसर कभी भी नहीं होगा। अब बताइए, छात्र को संख्याएं नहीं पता हैं क्या, तो ये भी आपका गलत हो गया, उसको संख्याएं तो पता है। तो यहाँ पर सही क्या है, स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू की समझ विकसित अभी तक नहीं हुई है उसके अंदर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लिखा है छात्र को शून्य लिखना नहीं आता, तो ये भी आपका गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है ओपन एंडेड यानी कि मुक्त अंत वाले प्रश्न की पहचान कीजिए। फटाफट आप लोग आंसर कर दीजिए एक बार। इसमें से मुक्त अंत वाले कौन सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए क्या सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन लिखा है 25 और 35 का योग क्या है। दूसरा ऑप्शन है ऐसी दो संख्याएं लिखिए जिनका योग 50 हो। तीसरा लिखा है 5 का पहाड़ा लिखिए। चौथा लिखा है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है। बात हो रही है ओपन एंडेड, यानी कि यहाँ पर मुक्त अंत वाले प्रश्न की पहचान करनी थी, तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसी दो संख्याएं लिखिए जिनका योग क्या हो, 50 हो। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने किया था तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है गणित में नैदानिक परीक्षण के बाद क्या अनिवार्य है। पहला ऑप्शन लिखा है माता पिता को रिपोर्ट देना। दूसरा ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण। तीसरा ऑप्शन है छात्र को दंड देना। चौथा ऑप्शन है अगली कक्षा में प्रमोट करना। तो बताइए क्या सही है। गणित में नैदानिक परीक्षण के बाद क्या अनिवार्य है। क्या माता और पिता को रिपोर्ट देना, नहीं। उपचारात्मक शिक्षण, तो आपका ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर दंड देना, प्रमोट करना, ये सब नेगेटिव आंसर हो जाते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक ने बच्चों को 10 ग्राम के टुकड़े दिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। बच्चों को खेलने देना, या फिर ज्यामितीय आकृतियों की पहचान और स्थानिक समझ बढ़ाना। तीसरा ऑप्शन है ड्राइंग सिखाना, जबकि चौथा ऑप्शन है गिनती सिखाना। तो बताइए एक शिक्षक ने अगर बच्चे को 10 ग्राम के टुकड़े दिए हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 के लिए बताइए सही आंसर क्या होगा। क्या बच्चे को खेलने के लिए उसने दिया होगा, नहीं। ज्यामितीय आकृतियों की पहचान और स्थानिक समझ बढ़ाने के लिए ही उसने ऐसा किया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी था ड्राइंग सिखाने के लिए, नहीं, और गिनती सिखाने के लिए, इसके लिए भी इसने नहीं दिया उसको ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है गणित की लंबी आकृति का एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या अर्थ है। फटाफट आप लोगों को बताना है। गणित की लंबी आकृति का एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है गणित के कठिन सवाल। दूसरा ऑप्शन है एक अवधारणा के ऊपर दूसरी अवधारणा का निर्माण। तीसरा ऑप्शन है ऊंचे ग्राफ बनाना। चौथा ऑप्शन है बहुत सारी गणित की किताबें। तो क्या ऑप्शन नंबर ए आपको सही लग रहा है, गणित के कठिन सवाल यहाँ पर होगा, नहीं। ऑप्शन नंबर सी लिखा था ऊंचे ग्राफ बनाना, तो इसका भी यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है। चौथा है बहुत सारी गणित की किताबें, ये भी गलत है। तो सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, एक अवधारणा के ऊपर दूसरी अवधारणा का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है प्राथमिक स्तर पर गणित में आकलन का ध्यान किस पर होना चाहिए। बात हो रही है आकलन का ध्यान। प्राथमिक स्तर आपको पता है 1 से 5। पहला ऑप्शन लिखा था त्रुटिहीन गणना करने पर। दूसरा ऑप्शन है गणितीय प्रक्रियाओं की समझ और उनके प्रयोग पर। तीसरा ऑप्शन है केवल, तो जहाँ पर केवल लग जाए आगे आपको नहीं पढ़ना है, रैंक देना हो ये भी नहीं पढ़ना है।
तो यहाँ पर है पहला ऑप्शन त्रुटिहीन गणना पर, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सही कौन सा है? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणितीय प्रक्रियाओं की समझ और उनके प्रयोग पर बल देना। तो आकलन का ध्यान किस पर होना चाहिए? कि गणित की प्रक्रियाएं और उनकी समझ के ऊपर बल देने पर। अगला क्वेश्चन है, डिसकैल्कुलिया से संबंधित या फिर ग्रस्त बच्चे को सबसे अधिक समस्या कहाँ होगी? शुद्ध पढ़ने में, संख्यात्मक गणना और गणितीय संबंधों को समझने में, सुंदर लिखने में, या फिर चित्र बनाने में। तो उसको दिक्कत होगी सबसे ज़्यादा संख्यात्मक गणना और गणितीय संबंधों को समझने में, जिसको क्या होगा? जिसको होगा डिसकैल्कुलिया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गतिशील गणित सॉफ्टवेयर है जो ज्यामिति, बीजगणित और कैलकुलस सीखने के लिए उपयोगी है? तो क्या वो जियोजेब्रा है, MS वर्ड है, पेंट है, या फिर कैलकुलेटर है? क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, यहाँ पर हो जाएगा जियोजेब्रा, बाकी सब क्या है? गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कक्षा में डायनिस ब्लॉक्स का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? डायनिस ब्लॉक्स की यहाँ पर बात हो रही है। पहला ऑप्शन है स्थानीय मान और गणना सिखाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है ज्यामिति सिखाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है प्रायिकता के लिए, चौथा ऑप्शन है केवल सजावट के लिए। केवल वाला तो पहले ही कट गया, बच गए 3 ऑप्शन। तो ज्यामिति सिखाने के लिए इसका प्रयोग होता है, डायनिस ब्लॉक्स का नहीं। किस लिए होता है? स्थानीय मान और गणना सिखाने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सी वाला भी यहाँ पर गलत है, डी वाला तो पहले ही आपका कट गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, अंतिम क्वेश्चन है ये, इसको आराम से पढ़िए और आंसर कर दीजिए सभी लोग, क्या सही हो जाएगा। क्वेश्चन लिखा है, गणित अधिगम के सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार एक शिक्षक को, पहला ऑप्शन है बच्चों को चुपचाप सुनने के लिए कहना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है बच्चों को अपने विचारों को साझा करने और चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है केवल, तो केवल वाला तो पहले कट गया। डी देखिए लिखा है कठिन, तो ये भी आपका कट गया। केवल, कठिन, मात्र, सिर्फ, ये सब कैसे होते हैं? निगेटिव। रट्टा मरवाना, बच्चे को सजा देना, ये सब निगेटिव आंसर में आते हैं, तो ये आपके नहीं होंगे। तो आपके पास में सही कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो गया, बच्चों को अपने विचारों को साझा करने और चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करना। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी कर लिया उनका सही हो जाएगा यहाँ पर। तो अब आप लोग बताइए 20 में आपके कितने सही निकले इस मैथ पेडागोजी की क्लास में। यहाँ पर हम लोगों ने PYQ किए हैं जो आपके कई बार एग्जाम में अभी तक बने थे। अगर आपके 20 में से 15-16 तक सही निकले हैं तो आपकी तैयारी अच्छी ही चल रही है, समझ लीजिए। और इस प्रकार से आप मेहनत करते रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छे तरीके से ज़रूर निकल जाएगा। मिलेंगे आपको अगली क्लास में। जब तक आप लोग जितनी वीडियो पढ़ी हैं सीटेट के लिए, उन सभी को आप देख सकते हैं। चैनल पर विजिट कर दीजिए और यहीं पर आपको ये वीडियो मिल जाएंगी। धन्यवाद, बाय बाय।